हमारे आदर्श दरअसल 4 हैं। अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखें तो स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है और बंधुत्व भी है, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं। और चारों में ही टकराहटें आपस में होती रहती है। जनरली हम मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी, अगर इनके बीच में हार्मनी हो तो वही न्याय है, जस्टिस है। यहाँ जस्टिस का मतलब उससे नहीं है जो अदालत में मिलता है कि 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने इसकी भैंस खोल ली और उसने केस कर दिया, क्रिमिनल या सिविल केस हुआ, वो नहीं। जस्टिस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये है कि समाज में जो बुनियादी चीज़ें बांटने वाली हैं, वितरण योग्य हैं, जैसे अधिकार हैं, किसको कितने अधिकार मिलेंगे, वेल्थ, किसको कितना संपत्ति मिलेगी, धन कितना मिलेगा, जिम्मेदारियां किसको कितनी मिलेंगी। जैसे घर में होता है ना कि जिम्मेदारियां मेरी ज़्यादा हैं, तुम्हारी कम है, झगड़े होते हैं, तो जिम्मेदारियां समाज में किसको कितनी मिलेंगी। तो अधिकार कर्तव्य हो गया, संपत्ति हो गई, शक्ति हो गई, पावर जिसको हम बोलते हैं, प्रेस्टीज या स्टेटस, सामाजिक सम्मान किसको ज़्यादा मिलेगा। अगर लड़के का सम्मान ज़्यादा है लड़की से तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अगर एक जाति विशेष का सम्मान दूसरी जाति से ज़्यादा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से हो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अलाइनमेंट नहीं है तो उसको ठीक करने के प्रोसेस को बोलते हैं सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। तो न्याय एक ऐसी स्थिति है जहां समानता और स्वतंत्रता बैलेंस हो जाते हैं, वरना इनमें झगड़ा बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल बात देखिए, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14 से 18 की बात अगर हम करें, राइट टू इक्वालिटी है। वो कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को बराबरी मिलेगी, ठीक है। उसी संविधान में डीपीएसपीज में आर्टिकल 46 है जो कहता है कि एससी, एसटी और जो बाकी पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य हर प्रयास करेगा। आज़ादी के पहले से मद्रास राज्य में एक आरक्षण की व्यवस्था लागू थी कास्ट के बेस पे। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था चंपकम दोराई राजन, आपने केस का नाम पढ़ा होगा अभी, है ना। चंपकम दोराई राजन ने केस किया जो सुप्रीम कोर्ट तक आया और उसने कहा भाई आर्टिकल 15 कहता है कि बराबरी है, तो मुझे आरक्षण, मतलब आरक्षण की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा कॉलेज में, खत्म करो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान ध्यान से पढ़ा। मूल अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 12 से होती है और 13 में एक बात लिखी हुई है। 13 में क्या, पर 13 में तो है ही, 32 से भी इसको लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों में जो ही बात लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके कोई भी नागरिक या व्यक्ति उसको इन्फोर्स करवा सकता है। और जहाँ डीपीएसपी शुरू होते हैं आर्टिकल 36 से, 37 में लिखा हुआ है कि ये जो हैं ये भी अधिकार हैं, इनफोर्सिएबल नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल इन द स्टेट पॉलिसी। सो दे आर नॉट इनफोर्सिएबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर फंडामेंटल। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, साफ साफ लिखे कि डीपीएसपी इनफोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल हैं। तो आर्टिकल 15 shall dominate आर्टिकल 46 and hence the policy that gives reservation is null and void। तो चंपकम दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के आरक्षण की उस नीति को खत्म कर दिया जो 1920s के आसपास से चल रही थी, 21 के सेंसस के बेस पे आई थी। अब ये नेहरू जी उस समय पीएम थे, वो समाजवाद को मानते थे, उनके दिमाग में था कि डीपीएसपीज को एक्टिव करना है, बराबरी लेके आनी है, बराबरी लाने के लिए आरक्षण ज़रूरी है, उनका ये स्पष्ट मानना था। तो उनको इस मजबूरी में संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल आई। साथ में आर्टिकल 15 में भी एक क्लॉज जोड़ी गई उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 15 में भी एक क्लॉज जोड़ी गई थी। और 15 में लिखा गया कि इस आर्टिकल की कोई भी बात एससी, एसटी या अन्य वर्गों को आरक्षण देने के विरोध में नहीं मानी जाएगी। और आर्टिकल जो शेड्यूल 9th आई, 9वीं अनुसूची आई, उसमें आरक्षण से जुड़े कानूनों को शामिल कर दिया गया और कहा गया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किया भी नहीं है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया मिनर्वा मिल्स के मामले में कि हम रिव्यू कर सकते हैं, पर किया नहीं है अब तक एक भी फैसला ऐसा नहीं कि नए शेड्यूल में कोई चीज़ हो और रिव्यू करके खारिज कर दिया हो। तो रेस्पेक्ट बना रखी है। ये झगड़े बढ़ते गए क्योंकि मूल अधिकार कुछ कह रहे हैं, अब मूल अधिकार कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, मतलब अब तो नहीं है, उस समय था। और डीपीएसपीस कह रहे हैं कि संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन समाज में न हो, ये ध्यान रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड द एफर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी साथ साथ कैसे चलेगा? कई कॉन्ट्राडिक्शंस है ना। इधर रिलीजियस फ्रीडम की बात है, उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आर्टिकल 44 में। बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जब कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत बढ़े, संपत्ति के अधिकार पर ज़्यादा बढ़े थे कॉन्ट्राडिक्शंस, तब सुप्रीम कोर्ट ने अंत में मिनर्वा मिल्स का मामला आपने सुना होगा, 1980 का मामला है, बड़ा फेमस मामला है। उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। और उसने कहा कि देखिए, जब जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, हम दोनों को मिला के देखेंगे, केवल एक को देखें, क्योंकि डीपीएसपीज भी फंडामेंटल है लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फ्रीडम को, डीपीएसपीज और नेगेटिव इक्वालिटी को भी करते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब बराबरी है, आरक्षण जैसी बात को थोड़ा खारिज कर सकते हैं। अब तो 16 में 16(4), 4A, 4B, फिर 16(5) ये सब जुड़ गए तो बात अलग हो गई है। डीपीएसपीज कोशिश करते थे इक्वालिटी को रियल सेंस में लाने की या पॉजिटिव इक्वालिटी को लाने की। अब हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है। तो हमारे जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही है, आज़ादी इतनी ना बढ़े, क्योंकि देखिए कुछ लोग जब आज़ाद होंगे ना, बाकी सब गुलाम बन जाएंगे। अगर सबको बराबर, जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं सबको कहेंगे आज़ादी है, तो जो 2-3 पहलवान हैं सबको इतना मारेंगे उसके बाद कि जो कमज़ोर हैं बेचारे वो पिट जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड आज़ादी है या स्वच्छंदता है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, तो वो 2-4 की होती है, बाकी सबकी तो जेल हो जाती है। तो आज़ादी इतनी नहीं होनी चाहिए कि कोई लिमिट ना रहे। आज़ादी कम करेंगे तो समानता थोड़ी सी बढ़ती है, समानता इतनी ना हो कि क्रिएटिव फ्रीडम ही खत्म हो जाए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कोशिश करता है कि इनको बैलेंस करे, जैसे आरक्षण देना है लेकिन एक लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर नहीं जाएंगे, 50% या अब 60% चल रहा है। तो ये जो कोशिशें होती हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की हैं, और इनसे समानता स्वतंत्रता का बैलेंस बन के न्याय बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत के समाज का जो ढांचा है उसमें अगर कोई लड़की शादी के बाद जाए ससुराल में, वर्किंग तो होती ही है, बस बाहर वर्किंग नहीं होती है, वरना घर का काम नौकरी से कम तो नहीं होता है। पर घर के काम की इज्जत उतनी है नहीं। एक इस पर डिबेट चलती है कि 2 महिलाएं अलग अलग घर में काम कर रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, वो सिर्फ इतना करें कि अपने घर में ना करें, पड़ोसी घर में करें, तो उनकी इनकम कितनी होगी? तो लोग कहते हैं कितना होगा, सफाई करने वाली 2,000 रुपये मिल जाएगी, खाना बनाने वाली 5,000 रुपये मिल जाएगी, बच्चा पालने के लिए किसी को रखेंगे 5,000 हो जाएगा, 10-12 हज़ार हो जाएगा। पर फिर आप किसी क्रैच का वीडियो जब देखेंगे कि 1 साल के बच्चे को क्रैच वालों ने कैसे मारा, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे को मारे। तो ममता से भरी कोई स्त्री चाहिए आपका बच्चा पालने के लिए, कोई ऐसी स्त्री जो खाना बना रही है जिसमें गारंटी है कि जहर नहीं होगा, वरना कितना टाइम लगता है, पुड़िया डालने काम खत्म हो जाएगा। इतना भरोसा भी चाहिए। फिर घर की सफाई इस भाव से नहीं करने की नौकरी है, इस भाव से करनी है कि मेरा घर है और घर की सारी चिंताओं का ध्यान रखना है, हर बच्चे बड़े की ज़रूरत का सही समय पर ध्यान रखना है। ईमानदारी से देखेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो एक अच्छे खासे मेल की सैलरी से ज़्यादा ही निकलेगी, अगर आप इसकी इंटेंसिटी के साथ इसको काउंट करेंगे। केवल इस टर्म में नहीं कि कोई काम करने वाली कितने में मिल जाती है, उस तरीके से नहीं। लेकिन यह है कि हमारे समाज में डोमेस्टिक वर्क की उतनी इज्जत नहीं है, लोग उसको मतलब मानते हैं क्या काम करती हो। महिलाओं को भी ऐसा लगता है। एक सर्वे हुआ जिसमें महिलाओं से घर घर जाके पूछा गया आपके पति क्या करते हैं और आप क्या करती हैं, तो अधिकांश ने कहा मेरे पति ये नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। अधिकांश ने यही कहा आई डोंट वर्क, मैं कुछ नहीं करती। जबकि जब काउंट किया गया तो वर्किंग वीमेन जो घर में हैं उनके काम के घंटे पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुष का मतलब जो बाहर नौकरी करता है, बाहर नौकरी करने वाले का 5 डे वीक है या 6 डे वीक है
एक छुट्टी हफ्ते की मिलनी है, इनको तो वो भी नहीं मिलनी है, ना दिवाली मिलनी, ना होली मिलनी, उस दिन और काम बल्कि बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पुरुष लोग चाहते हैं कि उनके दोस्त घर पे आए खाना खाने के लिए, पत्नी आमतौर पर चाहती है ना है, क्योंकि सारा झंझट तो उनके सिर पे आएगा ना भाई, उनकी तो खाली मौज होनी है, झंझट तो उनके सिर पे आने वाला है। खैर, कोई हाउसवाइफ कितनी आज़ाद हो सकती है भारत में? अगर उसके ससुराल के लोग बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, अगर उनकी भी एक दो बेटियां कहीं गई हुई हैं शादी करके और उनको एहसास है कि आज़ादी दो तरफा मामला है, तो शायद उस घर में आज़ादी ठीक ठाक हो। न्यूक्लियर फैमिली है और पति बहुत संवेदनशील है, समझदार है, वो पेट्रियार्की और वो सब चीज़ें समझता है, महसूस करता है, तो शायद वहाँ भी इक्वल होगा। इक्वल का मतलब ये नहीं होता है कि खाना बराबर बनाएंगे, पोछे बराबर लगाएंगे, ये नहीं होता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए इस तरह से। और या अगर वो लड़की बहुत चंट टाइप की है और उसको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान भी है और बीच में एहसास दिलाती रहती है कि देखो ये धाराएं लगती हैं, तब भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये तीन सूरतें ना हो तो मेरे ख्याल से 95 से 99% फैमिलीज में मुश्किल है कि उनको बराबर की आज़ादी मिले। कुछ केसेस में इसका रिवर्स भी होता है, मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे कई कानून तो हैं सपोर्ट करने वाले, और ऐसे केसेस भी कम नहीं है नंबर्स में देखें अगर कोर्ट्स में, जहां कुछ विवाहित महिलाओं ने उन कानूनों का दुरुपयोग किया, अपने पति, सास ससुर और रिश्तेदारों के खिलाफ किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कह दिया कि 2 महीने तक आप सेक्शन 498 के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बुरे केसेस हैं जहां आज़ादी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जनरली आज़ादी कम तो है ही और सामाजिक ढांचा उसके पक्ष में कम रहता है।